नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम गुणनफल, गुणनखंड, गुणांक विषय पर चर्चा करेंगे। इसके चर्चा के मुख्य बिंदु हैं गुणनफल का अर्थ क्या है, गुणनफल के क्या उदाहरण हैं, गुणनखंड की परिभाषा, गुणनखंड किसको कहते हैं, गुणनखंड को उदाहरणों से समझेंगे, पद के गुणांक क्या होते हैं और पद को गुणांक के उदाहरण से हम इस पूरी परिचर्चा में समझेंगे। गुणनफल पहले हम देखते हैं। हम जानते हैं कि गुणन 3 गुणे 4 बराबर हमें कितना मिलता है, 12। इसमें 12 3 और 4 का गुणनफल है और 3 तथा 4 12 के 2 गुणनखंड हैं। अंकगणित में गुणनफल वह संख्या है जिसे 2 या 2 अधिक संख्याओं को एक साथ गुणा करके प्राप्त किया जाता है। जैसे 2 और 1 का गुणनफल कितना है, 2। 2 और 2 का गुणनफल 4 होता है। 2 और 3 का गुणनफल 6 और 2 और 4 का गुणनफल 8 होता है और 2 और 4 का गुणनफल 10 है। इसी प्रकार से हम अनेकों संख्याएं और उसका गुणनफल लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसी के आधार पर चरों में किस तरह से हम गुणा करते हैं। हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि चर क्या हैं, अचर राशियाँ क्या हैं। तो बीजगणित जनरली चर राशियों से संबंधित है। तो इसमें देखते हैं कि चरों को हम किस तरह से गुणा करते हैं। जैसे 5 और y का गुणनफल 5 और y हो जाएगा। x और y का गुणनफल x y और y और z का गुणनफल y z हो जाता है। अब देखते हैं कि बीजीय व्यंजकों का गुणनफल हम किस प्रकार से करेंगे, अगर वह एक पदी हो, द्विपदी हो या उससे ज़्यादा पद उसमें हो तो। सबसे पहले देखते हैं कि 2 एक पदी व्यंजकों का गुणनफल कैसे हम करेंगे। तो शिक्षार्थियों, इसके लिए हम घातांक के नियम और चिन्हों के नियम का प्रयोग करते हैं, जिससे आप भली भांति परिचित हैं। इसमें हम अचर पद को एक साथ गुणा करेंगे और 2 एक जैसे अक्षरों के घातांक को जोड़ देते हैं। जैसे 6a गुणे 2ab करना हो तो हम पहले 6 का 2 से गुणा कर देंगे। फिर a दोनों पदों में कॉमन है और जब कोई घातांक नहीं दिया हुआ है तो उसको क्या एक घात होता है। तो a को घात क्या हुए, आपस में जुड़ गए, 1 + 1 2 हो गया और b पहले है। तो 6 में 2 का गुणा किया तो हमें कितना मिला, 12। और a में घात 1 और 1 जुड़े तो a स्क्वायर हो गया और b, इस प्रकार इसका उत्तर कितना हुआ, 12। a स्क्वायर b इसका उत्तर हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर एक पद एक पदी हो और दूसरे में बहुपद हो तो उसका गुणनफल कैसे प्राप्त होता है। इस दशा में हम बहुपद के हर पद को एक पद से गुणा करते हैं और जो हमें बहुपद प्राप्त होता है वही उसका गुणनफल होता है। जैसे देखिए, एक पद है x² y और उसमें हम एक बहुपद थे y² + 2xy + 1 से गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो ये एक पद है और बहुपद के हर पद से अलग अलग हम पहले उसमें गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेप हमारा होगा x² y का गुणा y² से होगा, फिर प्लस x² y का गुणा 2xy से हो जाएगा, फिर x² y का गुणा 1 से होगा। अब हम x² y गुणे y² का गुणा करते हैं तो चूंकि दूसरे पद में x नहीं है तो ये वैसे ही रह जाएगा, x² हो जाएगा और y का घात 1 और घात 2 जोड़ के आपस में जुड़ेंगे, फिर प्लस 2x, इसमें एक पद में x² है और एक में x है, दोनों जोड़ के 2 + 1 उनके घात जुड़ जाएंगे और y का एक घात और दूसरे y का एक घात जोड़ के y² हो जाएगा और तीसरे पद में 1 से गुणा करेंगे तो वो ऐसे ही रहेगा, x² y ही रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसका गुणनफल हमें क्या प्राप्त हुआ, x² y³ + 2x³ y² + x² y, हमें उसका गुणनफल प्राप्त होता है। अब हम अगर देखें कि 2 बहुपदों का गुणन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। इस दशा में हम बहुपद के हर पद को दूसरे बहुपद के हर एक पद से गुणा करते हैं। उसके बाद हम एक जैसे पदों को इकट्ठा करके उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त बहुपद ही हमारा
गुणनफल होता है। जैसे 2n+3 में n² माइनस 3n+4 का गुणा करेंगे तो पहले व्यंजक का 2n लिया हमने और दूसरे व्यंजक के सभी पदों से गुणा करेंगे। 2n गुणे n² होगा, फिर 2n का गुणा माइनस 3n से होगा, फिर 2n का गुणा 4 से होगा, धन 3 का गुणा n² से, फिर 3 का गुणा माइनस 3n से, फिर 3 का 4 से गुणा होगा। 2n इंटू n² मिलके 2n³ हो जाएगा, फिर 2n इंटू माइनस 3n 6n² प्लस 2n इंटू 4 8n और 3n² का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 3n² हुआ, प्लस माइनस 3n में 3 का गुणा हुआ तो माइनस 9n हुआ, प्लस 3 इंटू 4 12 हो गया। इस प्रकार से हमें क्या मिला, 2n² मिला। और हम ये देख रहे हैं कि इसमें 6 माइनस 3 कर देंगे तो n² हुआ, प्लस 8 माइनस n को हमने बाहर ले लिया, n कॉमन है दोनों में, प्लस 12 किया तो हमें गुणनफल प्राप्त हुआ 2n³ माइनस 3n² माइनस n प्लस 12 प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि ये गुणनखंड क्या होता है। किसी व्यंजक में एक या एक से अधिक पद होते हैं, जैसे व्यंजक 3xy माइनस 4 में दो पद 5xy और माइनस 4 है। यहाँ 5xy 5x और y का गुणनफल है। हम कह सकते हैं कि 5x और y 5xy का गुणनखंड है। अतः किसी संख्या का गुणनखंड वह संख्या होती है जिन्हें आपस में गुणा करके पुनः वही संख्या प्राप्त की जा सकती है। हर संख्या अपने गुणनखंडों का गुणनफल होती है। एक अचर गुणनखंड को एक राशि गुणनखंड कहा जाता है। एक चर गुणनखंड को एक शाब्दिक या बीजीय गुणनखंड कहा जाता है। व्यंजक 5xy माइनस 6y में दो पद 5xy और माइनस 6y हैं। xy का गुणांक 5 और y का गुणांक माइनस 6 है। किसी पद का संख्यात्मक गुणनखंड उसका संख्यात्मक गुणांक या केवल गुणांक कहलाता है। हम किसी व्यंजक को उसके संगठित पदों और पदों के गुणनखंड में एक वृक्ष की तरह निरूपित कर सकते हैं। जैसे एक व्यंजक है 5mn माइनस 4, इसमें इसके पद कौन कौन से हैं, 5mn और माइनस 4। तो 5 और 5mn का गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, 5m और n हो जाएगा। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे 2x² प्लस 5xy माइनस y के मूल पद कौन कौन से हैं, 2x², 5xy और माइनस 1। पद 2x² में 2x और x का गुणनफल है, या 2x और x पद 2x² के गुणनखंड हैं। प्रत्येक पद अपने गुणनखंडों का गुणनफल होता है। पद 5xy 5x और y का गुणनफल है। इसको हम एक और उदाहरण देते हैं जिसमें हम एक वृक्ष आरेख के द्वारा देखेंगे। जैसे ax² प्लस by प्लस c है, तो उसका जो प्रथम पद है ax², द्वितीय पद क्या हुआ by और तृतीय c हुआ। ax² के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, ax और y। by के गुणनखंड हो जाएंगे b तथा y। इसी तरह ax² प्लस 2xy प्लस by² के भी गुणनखंड हम देख सकते हैं। उसका प्रथम पद ax² के गुणनखंड ax और x होंगे। द्वितीय पद 2hxy के गुणनखंड 2hx और y होगा, और by² के गुणनखंड by और y होगा। अब पद के गुणांक क्या हैं। हम जानते हैं कि पद को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निरूपित करते हैं। इनमें से एक गुणनखंड संख्यात्मक हो सकता है, अन्य बीजीय हो सकते हैं। इस संख्यात्मक गुणनखंड को पद का संख्यात्मक गुणांक या केवल गुणांक कहते हैं, तथा इसको शेष बीजीय पद का गुणांक भी कहते हैं। जैसे 4xy में xy का गुणांक 4 है, 2xyz में xyz का गुणांक 2 है, तथा -5xy में x² y का गुणांक -5 होगा।
यहाँ ध्यान रखने तथ्य यह है कि गुणांक +1 होने पर लिखते समय +1 छोड़ दिया जाता है और -1 को केवल माइनस से दर्शाया जाता है। इस प्रकार +1x को सिर्फ x और -1x को -x लिखते हैं। बीजीय भाषा में गुणांक एक संख्या या प्रतीक है जिसे एक चर या एक अज्ञात मात्रा के साथ गुणा किया जाता है, अर्थात गुणांक वह संख्या है जो चर या अक्षरों से गुणा होता है। इस प्रकार 5x + y - 7 में 5 एक गुणांक है। यह शब्द 5x में गुणांक है। इसके अलावा शब्द y को 1 × y के रूप में माना जा सकता है, इसलिए एक भी गुणांक है। -7 क्या है? स्थिरांक है। कभी कभी गुणांक का प्रयोग व्यापक रूप में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप पद 2xy में xy का गुणांक 2 है, 2y का गुणांक x है तथा 2x का गुणांक y है। इसे शेष गुणनखंडों के गुणनफल का गुणांक कहा जाता है। अब हम देखें कि इस पूरी चर्चा में हम लोगों ने क्या क्या मुख्य बिंदु निकल के आया, इसका सार क्या हुआ। तो पहला है कि एक पद गुणनखंडों का एक गुणनफल होता है। एक अचर गुणनखंड को एक राशि गुणनखंड कहा जाता है। चरों वाले गुणनखंड बीजीय गुणनखंड कहलाते हैं। जब किसी व्यंजक का गुणनखंड करते हैं तो हम गुणनखंडों के रूप में लिखते हैं। ये गुणनखंड संख्याएं बीजीय चर या बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। बीजीय भाषा में गुणांक एक संख्या या प्रतीक है जिसे एक चर या एक अज्ञात मात्रा के साथ गुणा किया जाता है, अर्थात गुणांक वह संख्या है जो चर या अक्षरों से गुणा होता है। कभी कभी पद का कोई भी एक गुणनखंड पद के शेष भाग का गुणांक कहलाता है। धन्यवाद। नमस्कार शिक्षार्थियों, NIOS के इस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर आदेश शक्ति राय आज आपसे बीजगणितीय व्यंजक चर व अचर पद प्रकरण पर चर्चा करूंगी। चर्चा के जो प्रमुख बिंदु हैं वह इस प्रकार हैं। चर व अचर पद क्या होते हैं, बीजगणितीय व्यंजक का अर्थ क्या है, बीजगणितीय व्यंजक के उदाहरण समझेंगे हम, बीजगणितीय व्यंजक के विभिन्न अंगों के बारे में जानेंगे, व्यावहारिक रूप से व्यंजकों का प्रयोग कैसे करते हैं यह देखेंगे, बीजगणितीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं तथा समान या सजातीय और असमान विजातीय पद क्या होते हैं। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि जो अक्षर संख्याओं को दर्शाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं अक्षर संख्या या बीज कहलाते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें बीजों के प्रयोगों से समस्याएं हल की जाती हैं बीजगणित कहलाता है। अतः बीजगणित गणित की वह शाखा है जिसमें संख्याओं को अक्षरों या चिन्हों द्वारा निरूपित किया जाता है, परंतु संक्रिया चिन्ह वही रहते हैं जिनका प्रयोग अंकगणित में होता है। जैसे कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से उसका क्षेत्रफल प्राप्त होता है। इस तथ्य को हम 6 = ल गुणे च से निरूपित कर सकते हैं, जहाँ लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान कोई भी संख्या हो सकती है। हम देखते हैं पहले कि चर या अचर पद क्या है। हम जानते हैं कि वृत्त का जो व्यास होता है वह त्रिज्या का दुगुना होता है। इसको 2 गुणित त्रिज्या लिख सकते हैं। अब हम इस तालिका में देखते हैं कि जैसे जैसे त्रिज्या का मान बदलता जाएगा उसका जो व्यास है वो चेंज होता जाएगा। अगर हम त्रिज्या 2 है तो 2 गुणे 3 उसका व्यास 6 होगा। आर का मान अगर हम 4 कर दें तो डायमीटर 8 हो जाएगा। उपरोक्त सारणी से हमने देखा कि आर का मान बदलने पर डी का मान भी बदल जाता है, अर्थात
R तथा D के मान तो बदल जाते हैं किंतु 2 नहीं बदलेगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। कार द्वारा चली गई दूरी चाल एवं समय में निम्नांकित संबंध हैं। दूरी इक्वल टू चाल गुणे समय, s बराबर चाल यहाँ पर 30 है तो 30 गुणे t हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर समय घंटे में 1 हो तो दूरी कितनी चलेगी, वो 30 किलोमीटर। अगर समय 2 घंटा हो तो 30 गुणे 2 घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा। और अगर हम समय को 3 घंटा कर दें तो 30 गुणे 3 उसकी दूरी 90 किलोमीटर हो जाएगी। उपरोक्त दोनों तालिकाओं में हम देखते हैं कि कुछ राशियों का मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है और कुछ का मान परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलता है। जिनका मान परिस्थिति के अनुसार बदलता है वे चर तथा जिनका मान नहीं बदलता है वे अचर कहलाती हैं। अर्थात चर एक अक्षर संख्या है जिसके कई मान हो सकते हैं, जबकि अचर का मान स्थिर रहता है। तालिका 1 में R और D चर हैं तथा 2 अचर हैं। इसी प्रकार तालिका 2 में T और S चर हैं तथा 30 अचर है। बीजगणित में हम साधारणतः अचर राशियों के लिए A, B, C और चर राशियों के लिए x, y, z का प्रयोग करते हैं। जैसे 2xy + 3 में 2 और 3 अचर हैं जबकि x and y चर हैं। अब हम देखते हैं कि ये बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि अंकगणित में हम जैसे 2 गुणे 5 धन 4 या 5 धन 4 गुणे 3 जैसे व्यंजकों से परिचित हैं। इन व्यंजकों को बनाने के लिए संख्याओं एवं 4 संक्रियाओं योग, व्यवकलन, गुणन तथा विभाजन का प्रयोग किया जा सकता है। व्यंजकों को चरों का प्रयोग करके भी प्राप्त किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि राम के पास 45 रुपये हैं, उसने कुछ रुपए मोहन को दे दिए। मान लीजिए कि राम ने मोहन को x रुपए दिए तो राम के पास कुल कितने रुपए बचे, 45 माइनस x रुपए उसके पास शेष बचे। दूसरा उदाहरण देखते हैं। राधिका रमा की छोटी बहन है। राधिका रमा से 6 वर्ष छोटी है। क्या राधिका की आयु को पदों में व्यक्त किया जा सकता है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मान लें कि रमा की आयु क्या है, y वर्ष है। दिया है कि राधिका रमा से 6 वर्ष छोटी है, अतः राधिका की आयु कितनी हो जाएगी, y - 6। उपरोक्त उदाहरणों में 45 माइनस x तथा y - 6 ही क्या है, बीजगणितीय व्यंजक हैं। अब हम अगर इसकी परिभाषा देखें तो बीजगणितीय व्यंजक एक गणितीय वाक्यांश है जिनमें चर जैसे x या y और योग, व्यवकलन, गुणन, विभाजन की संक्रियाएं शामिल होती हैं। इसमें बराबर का चिन्ह नहीं होता है जो इन्हें बीजगणितीय समीकरणों से अलग बनाता है। व्यंजक a + 5 चर a में 5 जोड़ने पर बनता है। व्यंजक 4n चर n में 4 से गुणा करके बनता है। व्यंजक x - y चर x से चर y को घटाने पर बन रहा है क्रमशः। जैसा कि हम जानते हैं कि चर विभिन्न मान ले सकते हैं, इनका कोई निश्चित मान नहीं होता है, परंतु ये हैं तो संख्याएं ही। इसी कारण से अन्य संख्याओं की तरह इन पर योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन की संक्रियाएं भी की जा सकती हैं। बीजीय व्यंजकों का मान निकालना तभी संभव है जब चर का मान ज्ञात हो। अब हम देखते हैं कि बीजीय व्यंजक कैसे बनता है। जैसे व्यंजक y + 9 y में 9 जोड़ने पर बन जाएगा। x/3 x को 3 से भाग देने पर, t - 3 t में से 3 घटाने पर, 3x + 4 पहले x को 3 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में 4 जोड़ने पर, -6b b को -6 से गुणा करने पर, 3y - 2 पहले y को 2 से गुणा करके प्राप्त गुणनफल में से 2 घटाने पर बन जाएगा। व्यवहारिक रूप से व्यंजकों का प्रयोग कैसे करते हैं, साधारण बातचीत की भाषा से हम कैसे व्यंजक बना सकते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे।
जैसे मान लीजिए कि राधा के पास रहीम से 5 पेंसिल कम है, तो यहाँ पे चर डिसाइड कर लेते हैं पहले कि मान लीजिए रहीम के पास x पेंसिल है, तो राधा के पास रहीम से 5 कम है, तो राधा के पास कितनी पेंसिल हो जाएगी, x माइनस 5 पेंसिल है। मोहन की आयु राम की आयु से 3 गुनी है। मान लीजिए कि राम की आयु y वर्ष है, तो मोहन की आयु उससे 3 गुनी है, तो कितनी हो जाएगी, 3y वर्ष हो जाएगी। आज से 6 वर्ष पहले अमीना की आयु क्या थी, तो इसमें मान लें कि अमीना की आयु वर्तमान x वर्ष है, तो आज से 6 वर्ष पहले अमीना की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 6 हो जाएगी। पीटर के पिता की आयु पीटर की आयु के तिगुने से 2 वर्ष अधिक है। मान लीजिए पीटर की आयु p है, तो पीटर के पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तिगुने में 2 जोड़ देंगे, तो तिगुना करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, p में 3 से गुणा करेंगे तो 3p आ जाएगा और उसमें 2 जोड़ देंगे, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3p + 2 वर्ष हो जाएगी। हम देते हैं व्यंजक के कितने विभिन्न अंग कौन कौन से हैं। तो उदाहरण के स्वरूप पर अगर हम 5n + 8 लिए, तो इसमें 5 क्या है, गुणांक है, किस में गुणा हुआ है, चर n में, प्लस क्या है, यहाँ पे संक्रिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और 8 क्या है, एक अचर राशि है जो कि परिवर्तित नहीं होगी, इसलिए यह 8 अचर है। n का मान परिवर्तित होता रहेगा, हम भिन्न भिन्न मान n के रख सकते हैं, तो ये क्या है, चर है। क्रमशः कोई भी संख्या, जैसे हमने 8 लिया है या यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, वो क्या है, अचर है। चर को हम x y z से लिखते हैं, और संक्रियाएं हमारी कौन कौन सी यूज़ होंगी, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। और इस तरह से इन सबको मिला के बीजीय व्यंजक हम बहुत सारे बना सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप पे 2x + 3y + 5 यहाँ पर बनाया गया है। अब ये बीजगणितीय व्यंजक के कितने प्रकार हैं, इसको अगर हम देखें तो यह एक पद, द्विपद, त्रिपद या बहुपद में बांट सकते हैं। एक पदीय व्यंजक वह बीजीय व्यंजक हैं जिनमें केवल एक पद हो, जैसे 3xy, 4x, 3z² इत्यादि, ये सब क्या हैं, एक पदीय व्यंजक हैं, इनमें बस एक ही पद हैं। द्विपद ऐसे व्यंजक जिसमें केवल 2 पद हों और वे असमान हों, द्विपद कहलाता है, जैसे 3xy + 8, 4x + 3y, xy + 2z इत्यादि क्या हैं, ये द्विपद व्यंजन हैं। वह व्यंजक जिसमें 3 असमान पद हों त्रिपद कहलाता है। उदाहरण स्वरूप 2a + 3b - 6। बहुपद सामान्यतः 2 या 2 से अधिक पद वाले व्यंजक को बहुपदीय व्यंजक कहते हैं। उदाहरण के तौर पे xy + yz + zx एक क्या है, बहुपद व्यंजक है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से अधिक पद हैं। अब हम देखते हैं कि सजातीय या असमान विजातीय पद क्या होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें कि व्यंजक 6xy - 5x + 8xy - 7 में पद 6xy के गुणनखंड 6x और y हैं, तथा 8xy के गुणनखंड 8x और y हैं। इस प्रकार इनके बीजीय गुणनखंड एक समान हैं, इसलिए ये समान पद हैं। सजातीय पदों को जोड़कर व्यंजक को सरल किया जा सकता है ना। जिन पदों के बीजीय गुणनखंड समान होते हैं वे समान पद कहलाते हैं। उनके संख्यात्मक गुणांक अलग अलग हो सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर के उदाहरण में देखा 6xy और 8xy में इनका संख्यात्मक गुणांक 6 और 8 अलग अलग हैं, लेकिन बाकी उनके पद क्या हैं, एक समान है, इसलिए ये सजातीय या इनको समान पद कहते हैं। पुनः देखें उसी उदाहरण को 6xy - 5x + 8xy - 7 में से पद 6xy और -5x में भिन्न भिन्न बीजीय गुणनखंड हैं। इनके क्या हैं, इनको गुणनखंड करने पे एक समान खंड नहीं है, इसलिए ये क्या है, असमान पद हैं। जिन पदों के बीजीय गुणांक आपस में समान नहीं होते हैं उन्हें असमान पद कहते हैं। बीजीय व्यंजकों के मान कैसे ज्ञात करेंगे। बीजीय व्यंजकों का मान उसे बनाने वाले चरों के मान पर निर्भर करता है।
अनेक परिस्थितियों में व्यंजक के मान को ज्ञात करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक बीजीय व्यंजक अगर हम ए स्क्वायर लें, जहाँ पर ए सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर होगा। यहाँ यदि हम ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर रखते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 10 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह ए के भिन्न भिन्न मानों पर हमको वर्ग का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न मिलता रहेगा। इसीलिए किसी भी बीजीय व्यंजक का मान निकालने के लिए उस चर के जब हम भिन्न भिन्न मान रखते हैं तो उस बीजीय व्यंजक का मान हम ज्ञात कर पाते हैं। अब सारांश रूप में देखते हैं कि इस पूरे परिचर्चा में हमने क्या क्या चर्चा किया। पहली बात हमने कही कि बीजगणित अंकगणित का सामान्यीकरण है। इसमें संख्याओं को अक्षर या प्रतीकों के रूप में निरूपित करते हैं। प्रत्येक संख्या अचर होती है तथा अक्षरों या प्रतीकों को विभिन्न स्थितियों में भिन्न भिन्न मान हो सकते हैं। ऐसी अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान विभिन्न परिस्थितियों में बदलता रहता है चर कहलाती हैं। वे अक्षर संख्याएं जिनका संख्यात्मक मान हर परिस्थिति में अपरिवर्तित रहता है अचर कहलाती हैं। चरों और अचरों से बीजीय व्यंजक बनते हैं। व्यंजक बनाने के लिए चरों और अचरों पर योग, व्यवकलन, गुणन और विभाजन की संक्रियाएं की जाती हैं। व्यंजक पदों से मिलकर बनते हैं। फिर हमने देखा कि एक या अधिक पदों से बना व्यंजक एक बहुपद कहलाता है। विशिष्ट रूप से एक पद वाला व्यंजक एक पदी, 2 पद वाला व्यंजक द्विपद और 3 पदों वाला त्रिपद व्यंजक कहलाता है। ऐसे पद जिनमें बीजीय गुणनखंड एक जैसे हों समान पद तथा भिन्न भिन्न बीजीय गुणनखंडों वाले पद असमान पद कहलाते हैं। धन्यवाद। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने, स्वयं बने, हम हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग।